आई एम अजय फ्रॉम अजय केमिस्ट्री क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 6 पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा चुके हैं आपको। उसका हम आज लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि आपको जैसे उस दिन हम पढ़ाए थे पी ए इक्वल टू एक्स ए और गुणा में के एच गुणा में एक्स ए। ये क्या है? ये जो है आपका पी ए क्या है? पी ए है आपका वाष्प दाब। ये है आपका दाब, पार्शियल प्रेशर भी इसको कह सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और के एच पढ़ा चुके हैं, हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज स्थिरांक। और एक्स ए क्या है? गैस, यहाँ पर दाब गैस किसका? गैस ए का। और ये जो है ये एक्स ए क्या है? गैस ए का मोल प्रभाज। ये पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, ये आपको एक बात ध्यान रखिए, जैसे इसका डिफिनेशन क्या होगा कि वाष्प दाब में किसी गैस का आंशिक दाब उस घोल में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। मोल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। अब यहाँ पर देखो ये के एच गुणा में है, यानी इसका मतलब क्या है? ये पहले के एच क्या है ये देखिए, गैस की प्रकृति, नेचर, गैस की प्रकृति का एक फंक्शन है। ये एक फंक्शन है। और के एच का मान यहाँ पर ध्यान रखना होगा, के एच का मान जो है वो ताप के साथ बढ़ती जाती है। तो के एच का मान जितना ही अधिक होगा घुल्य यानी गैस की घुलनशीलता, सोलुबिलिटी, उतनी ही कम होगी। ये ध्यान रखिए, के एच जितना बढ़ेगा गैस की घुलनशीलता उतनी ही घटेगी, क्योंकि आपको पता है के एच का मान ताप पर निर्भर करता है। यानी ताप अगर बढ़ेगा, ये जो है के एच का मान ताप के साथ बढ़ता है। और आपको ये पता है ताप बढ़ेगा तो गैस की घुलनशीलता घटेगी। के एच का मान ताप के साथ साथ बढ़ता है। और आपको ये पता है ताप बढ़ेगा तो घुलनशीलता क्या होगी? ताप बढ़ने पर गैस की घुलनशीलता बढ़ती है, गैस की घुलनशीलता बढ़ती है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि गैस, अगर आपको के एच का मान जितना ही अधिक होगा तो गैस की घुलनशीलता कम होगी यहाँ पर, और ताप बढ़ेगा तो के एच का मान बढ़ेगा, और के एच का मान बढ़ेगा तो गैस की घुलनशीलता ताप बढ़ने पर गैस की घुलनशीलता घटती है। ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, यानी हेनरी लॉ की सीमाएं। ये जो है, या हेनरी लॉ के दोष क्या क्या हैं? हेनरी लॉ के दो दोष हैं। एक कहता है कि हेनरी लॉ तभी उपयोगी होगा, तभी लागू होगा जब दाब होना चाहिए कम। यहाँ पर पहला शर्त है इसका, दाब कम हो और ताप अधिक हो, जिससे कि गैस जो है क्या लगे? आदर्श गैस की तरह। अधिक दाब कम हो और ताप अधिक हो।
जिससे कि गैस आइडियल गैस, आइडियल आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे। पहला शर्त इसका यह है कि दाब कम हो और ताप अधिक हो। दूसरा शर्त यानी दोष कहिए, दोष लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, ये तभी लागू होगा जब गैस का दाब कम हो और ताप अधिक हो। ये क्यों? क्योंकि गैस जो है आइडियल गैस की तरह व्यवहार तभी करेगा जब दाब कम हो और ताप अधिक हो। और दूसरा कहता है कि हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल है, तभी उपयोगी है जब ये जो है आपका, जब कोई गैस घोलक के साथ संयोग करके कोई यौगिक न बनाए या घोलक में न संगठित हो और न ही विघटित हो। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तो आप जान गए दाब कम ताप अधिक, और इसमें कहता है कि गैस घोलक के साथ यौगिक का निर्माण न करे और घोलक में ना तो संगठित हो और ना ही विघटित हो, ना ही विघटित हो। ये ध्यान रखिएगा। ये दो लिमिटेशंस हैं, दोष हैं हेनरी लॉ के, कि कहता है कि एक दाब कम ताप अधिक, ताकि गैस आदर्श गैस की तरह हो व्यवहार करे, और गैस घोलक के साथ यौगिक का निर्माण न करे, और घोलक में न तो संगठित हो, जो गैस है वो न घोलक में सॉल्वेंट में न तो संगठित हो और न ही विघटित हो। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो, जैसे मान लो ये है तुम्हारा अमोनिया गैस और ये है H2O, तो ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये एक्वस, ये गैस, ये जल। अब देखो ये जो यौगिक बना लिया, ये क्या है? यौगिक, ये कंपाउंड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तब जो है इसमें ये अप्लीकेबल नहीं होगा, यानी यहाँ पर ये हेनरी लॉ क्या नॉट अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल और ले लो, मान लो ये HCl गैस है और ये जल है, जल को तुम AQ लिख सकते हो। ये जा करके इसमें संगठित हो गया, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो HCl है ये क्या होगा? H+ AQ और Cl- AQ, ये देखिए विघटित भी हो गया। यानी ये भी आपका हेनरी लॉ को क्या करता है? नहीं मानता है। यानी हेनरी लॉ के लिए ध्यान रखना है कि गैस घोलक के साथ यौगिक का निर्माण न करे और घोलक में न तो संगठित हो और न ही विघटित हो। यहाँ देखिए, यहाँ पर यौगिक का निर्माण कर लिया, इसलिए हेनरी लॉ नहीं लागू होगा। यहाँ पर इसमें देखो, ये जल के साथ संगठित होकर के उसके बाद ये विघटित हो गया। यानी यहाँ पर शर्त है कि न संगठित हो, न विघटित हो और न ही यौगिक का निर्माण करे। अतः इन परिस्थितियों में हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपके सामने आएगा एप्लीकेशंस ऑफ, ये लिमिटेशंस था हेनरी लॉ के दोष। अब आपके सामने हेनरी लॉ के उपयोग। हेनरी लॉ आपको पता है, हेनरी लॉ यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। किसी द्रव में या किसी घोल में गैस की घुलनशीलता पर दाब के प्रभाव को हेनरी नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया। अतः इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम हेनरी लॉ भी कहते हैं, हेनरी लॉ। अब यहाँ पर हेनरी लॉ क्या? हेनरी लॉ दाब बढ़ाइएगा घुलनशीलता बढ़ेगी,
दाब बढ़ाइएगा घुलनशीलता बढ़ेगी, दाब घटाइएगा घुलनशीलता घटेगी, क्योंकि दाब बढ़ाने से गैस जो घुल्य है उसके अणु घोलक में यानी द्रव में दबे रहेंगे, घुले रहेंगे, और तब जाकर के हेनरी लॉ लागू होगा। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल, ये जो है पहला एग्जाम्पल इन द, चलिए हिंदी में ले लेते हैं, पेय कोल्ड ड्रिंक के उत्पादन में, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जैसे ही आप ढक्कन ऑन करते हैं तो उसमें से आप देखते होंगे एक उजला धुआं निकलता है। उजला धुआं, वो धुआं जो है, वो स्मोक जो है, वो क्या चीज़ का है? उजला धुआं, वो CO2 का है। उसमें आप अगर CO2 उसमें न मिलाया जाए तो कोल्ड ड्रिंक सड़ जाएगा और 6 महीना साल भर नहीं चल पाएगा। तो वो जो है, वो चूँकि जब बोतल बंद रहता है कोल्ड ड्रिंक का तो दिखाई नहीं देता है CO2। क्यों? क्योंकि दाब उच्च रहता है। जब दाब उच्च रहता है तो उसमें CO2 गैस घुला रहता है। जैसे ही आप ऑन करते हैं ढक्कन कोल्ड ड्रिंक का, तो ढक्कन ऑन होते ही दाब कम हो जाता है। दाब कम होते ही गैस क्या होता है? गैस की घुलनशीलता घट जाती है और गैस बाहर निकल जाता है। यहाँ हेनरी लॉ आ गया। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक के उत्पादन में बी में आइए, जैसे गोताखोर होते हैं गहरे समुद्र में, जो गोताखोर होते हैं वो अपने पीठ पीछे सिलेंडर लेके जाते हैं और उस सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन O2 प्लस N2 का मिश्रण होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे वो नीचे जाएगा सिलेंडर लेकर के तो दाब बढ़ेगा, नीचे जाएगा सिलेंडर लेके तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। और जब दाब बढ़ेगी तो ये O2 और N2 उसके शरीर में न है, वो सांस ले रहा है, तो O2 और N2 उसके शरीर में पूरी तरह से घुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब जो O2 है, ये आपका O2 और N2 दाब बढ़ाने जैसे ही नीचे जाएगा, जितना ही समुद्र में नीचे जाएगा दाब बढ़ेगा, उसके शरीर में O2 और N2 जो है पूरी तरह घुल जाएंगे। लेकिन जैसे ही ऊपर आएंगे तो दाब घटेगा, और जब दाब घटेगा, सिंस बोथ आर गैसेज, ये गैस हैं, जैसे ही दाब घटेगा तो कहेगा चल भाई अब हम लोग अपने गैस रूप में आ जाते हैं। जैसे ही गैस के रूप में आएगा तब जो है आपका O2 जो है और N2 ये बुलबुले बबल्स के रूप में ये निकलने लगेंगे। अब देखिए ध्यान से, चूंकि इसका इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म के रूप में बॉडी कर लेता है O2 का, जैसे ही O2 जो है दाब बढ़ेगा तो घुलनशीलता बढ़ेगी इसकी, तो ये मेटाबॉलिज्म जो होता है शरीर की एक प्रक्रिया है, चयापचय उसको भी हम बोलते हैं, रस प्रक्रिया, उसमें O2 का इस्तेमाल तो हो जाता है, बच गया N2। और N2 जो है, N2 ज़्यादा घुलनशील है, N2 इज मोर सॉल्युबल इन O2, N2 इज मोर सॉल्युबल देन O2 इन H2O। तब यहाँ पर अब N2 क्या कहेगा? N2 कहेगा हम निकलने वाले नहीं हैं शरीर में से, अब हम दाब घटेगा, जैसे ही वो समुद्र से नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तब दाब घटेगा तो ये कहता है हम बुलबुले के रूप में निकलेंगे। और जैसे ही ये बुलबुला के रूप में निकलेगा तो जो नर्व है, जो शरीर में जो नस है, वो जो है वो क्या होगा? उसका आवेग जो है वो अनकंट्रोल होगा। N2 नर्व इम्पल्सेस जिसको बोलते हैं, और ये क्या करेगा? ये शरीर के किसी भी अंग को ये बेंड कर देगा, मोड़ देगा, ठीक है, जिसको कि हम डीकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं। डीकम्प्रेशन सिकनेस, ये ध्यान रखिएगा, ये जो शरीर को ये N2 के बुलबुले क्या कर देते हैं? उसको बेंड्स कर देते हैं, जिसको कि हम डीकम्प्रेशन सिकनेस कहा जाता है। रोग का नाम है ये डीकम्प्रेशन सिकनेस। अब देखिए इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि सिलेंडर में हीलियम की मात्रा 11.7% उस सिलेंडर में मिला दी जाती है। उस सिलेंडर में O2 और N2 में के जो सिलेंडर है हीलियम मिला दी जाती है, जिससे कि ये रोग है बेंड्स,
डिकम्प्रेशन सिकनेस ड्यू टू द बबल्स ऑफ N2 ये क्रिएटेड ना हो, ठीक है। इसके लिए हम सिलेंडर में क्या मिला देते हैं, हीलियम। अब आइए तीसरा पॉइंट, जैसे लंग्स, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, फेफड़ों के कार्य करने में, फेफड़ों में जैसे ये जो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो O2 जो हवा है वो हमारे फेफड़े में जाती है, फेफड़े में जाती है तो O2 जो है वहाँ घुल जाता है और O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब ये क्या करता है, O2 ये हेमोग्लोबिन के साथ संयोग करके ये ऑक्सीजन है तो क्या बना लेता है, हेमोग्लोबिन बना लेता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है। और जो O2 टिश्यूज में जाते हैं, टिश्यूज में घुले रहते हैं, ऊतकों में, वो जो है उनका पार्शियल प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तब यहाँ से अब क्या होगा कि जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होकर के, वहाँ से ऑक्सीजन जो है रिलीज होकर के और वो पूरे शरीर को O2 देता है, पूरे शरीर को O2 देता है, जिससे कि जो सेल्स होते हैं, शरीर की कोशिकाएं होती हैं, वे कार्य करती हैं। तो ये रहा आपका तीसरा उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लाज। अब आइए चौथा उपयोग में जैसे हाई एल्टीट्यूड पर, चौथा उपयोग में जैसे हाई एल्टीट्यूड में जो ऊंचे पर्वतों पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं या जो पर्वतारोही होते हैं, क्लिम्बर्स, वो जब ऊपर जाते हैं तो उनमें उनके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिसको कि हम एनोक्सिया नाम, वो जिस बीमारी का नाम है एनोक्सिया, ये जो है वो सोचने समझने की शक्ति क्षीण कर देती है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जहां हम रहते हैं वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। हाई एल्टीट्यूड पर दाब जो होता है, दाब क्या होता है, कम होता है। दाब कम होने से रक्त में O2 की सोलुबिलिटी क्या होती है, कम होती है। जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाएगी, मुंह से नाक से ब्लड आने लगेगा। तो ये जो है यहाँ पर एनोक्सिया नाम की जो बीमारी है वो कहाँ होती है, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी हेनरी ला देखिए कैसे उपयोग में आता है कि दाब अगर धरती पर अधिक है, दाब ग्राउंड लेवल पर अधिक है, तब वहाँ पर हमारे रक्त में O2 की मात्रा भी अधिक है और हम बढ़िया से सोचते हैं, बतियाते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन जैसे ही आप ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे या पर्वतारोही जब जाते हैं तो उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, इसीलिए वो सिलेंडर लेकर के जाते हैं पीठ पर ताकि ऑक्सीजन की कमी न हो। तो वहाँ पर दाब कम होने के चलते शरीर में ऑक्सीजन की घुलनशीलता क्या होती है, कम होती है। तो ये 4 हेनरी के उपयोग हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, वेपर प्रेशर। इसको मिटा देते हैं, प्रेशर्स। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस यानी वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस एंड राउल्ट्स लॉ। ये देखिए, द्रव घोलों का वाष्प दाब Vp और राउल्ट का नियम
यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि द्रव घोल क्या है। द्रव घोल जो है उसमें घोलक क्या होता है, द्रव, और घुल्य जो है वो गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। चूँकि हम हेनरी लॉ में ये गैस पढ़ चुके हैं इसलिए इसे हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, यानी द्रव घोल में घोलक क्या होता है, याद रखिएगा हमेशा द्रव और घुल्य के रूप में ठोस और द्रव दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो तरह का आएगा। ठोस को क्या बोलते हैं, अउड़नशील। ठोस क्या होता है, अउड़नशील होता है, और द्रव क्या होता है, उड़नशील होता है। तो ये नॉन वॉयलेटाइल और ये वॉयलेटाइल। यहाँ पर ध्यान रखना कि द्रव घोल में घोलक द्रव और घुल्य ठोस और द्रव कुछ भी हो सकते हैं। अगर ठोस डालते हो घोलक में, द्रव में, तब अउड़नशील घुल्य होता है, और द्रव में द्रव डालते हो तो ये द्रव जो घुल्य है वो उड़नशील है, यानी वॉयलेटाइल है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात जान जाइए कि अगर तुम्हारा घोलक प्लस घुल्य, यही ना मिल करके बनता है घोल। अगर तुम्हारा घोलक, ध्यान रखना, अगर ये द्रव और ये भी द्रव तो ये भी उड़नशील और ये भी उड़नशील, तो दोनों उड़नशील होंगे तो इनका वेपर प्रेशर अधिक होगा। और यहाँ पर अगर घोलक हो द्रव और घुल्य हो ठोस, अब ध्यान दीजिए, तो ये ठोस तो उड़ेगा नहीं, ये नॉन वॉयलेटाइल है, ये क्या है, अउड़नशील है, अउड़नशील है, और ये क्या है, ये है उड़नशील। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर किसी द्रव घोल में घुल्य ठोस हो और घोलक यानी घोलक द्रव हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इससे कम होगा। यानी ये जो है इसका वेपर प्रेशर, दोनों द्रव है, दोनों उड़नशील है, तो वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन विल बी हायर देन दैट ऑफ दिस सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड सॉल्यूट इज सॉलिड। यहाँ पर हम बारी बारी से पहले हम देखेंगे, दो तरह का घोल होगा। द्रव घोल में दो तरह का, घोलक तो दोनों में, घोलक दोनों में क्या होगा, द्रव, लेकिन एक घोल में होगा घुल्य द्रव और उड़नशील, और एक घोल में घुल्य होगा ठोस यानी अउड़नशील। तो इसमें पढ़ने के पहले हम पढ़ लेते हैं वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। ये देखिए, किसी निश्चित ताप पर द्रव या घोल का वाष्प दाब। देखो अब यहाँ पर वाष्प दाब एक बार फिर सुन लीजिए। यहाँ वेपर प्रेशर जो है, वाष्प दाब, किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव या घोल का वाष्प दाब वह दाब है जो द्रव के साथ साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा उत्पन्न दाब होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर द्रव या घोल का वाष्प दाब वह दाब है जो द्रव के साथ साम्यावस्था में वाष्पों के द्वारा उत्पन्न होता है। जब वाष्प दाब उत्पन्न करेगा तभी तो दाब उत्पन्न होगा। अगर कोई गैस है, मान लीजिए किसी घोल में
गैस है, ठीक है, या कोई भी घोल जब वाष्प दाब उत्पन्न करेगा तभी तो दाब क्रिएट होगा। तो यहाँ पर डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि एक निश्चित ताप पर द्रव या घोल का वाष्प दाब वह दाब है जो द्रव के साथ साम्यावस्था में वाष्पों के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये तो रहा हमारा वाष्प दाब। जैसे मान लीजिए जल का वाष्प दाब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये इतने डिग्री सेल्सियस पर जब जल को बॉयल करते हो तो उतना वेपर प्रेशर उत्पन्न करता है कि वायुमंडलीय दाब को रोक लेता है और कहता है कि वायुमंडलीय दाब अब तुम रुको, अब हमें जल को उबलने दो, यानी अब हमारे जल को उबलने दो। कौन कहता है? ये 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, आपने हजारों बार सुना होगा। और ये 100 डिग्री सेल्सियस जल का बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब, इसका कारण क्या है? क्योंकि इसी ताप पर जल वाष्प दाब उत्पन्न करता है और तब जाके जल क्या होता है? उबलने लगता है। अगर इससे कम दाब हो तो वाष्प दाब उतना उत्पन्न नहीं होगा जितना कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। लेकिन इस ताप पर वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इसलिए जल या कोई भी द्रव उबलने लगता है। लेकिन जल के लिए है ये 100 डिग्री। अब यहाँ पर आप क्या देखिए कि ये हमारा वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर द्रव घोलों का वाष्प दाब और राउल्ट का नियम है। तो इसमें आपको दो तरह के घोल होंगे। एक तो आपका घोलक होगा द्रव और घुल्ले होंगे दो प्रकार के, एक होगा द्रव और एक होगा ठोस। तो दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों के लिए अलग अलग है ये। तो अब आपका हेडिंग होगा अब देखो यहाँ पर दो तरह के जो घोल बताए, यहाँ पर क्या है? वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस एंड राउल्ट्स लॉ, यानी द्रव घोलों के वाष्प दाब एवं राउल्ट लॉ। यानी यहाँ पर घोलक भी द्रव और घुल्ले भी द्रव, इसलिए द्रव ये जो है दोनों द्रव है। और राउल्ट का नियम, द्रव घोलों के वाष्प दाब एवं राउल्ट का नियम, या ये देखिए उड़नशील घुल्ले के लिए राउल्ट का नियम। यहाँ पर उड़नशील हमने लगा दिया क्योंकि यहाँ पर हमने घुल्ले क्या लिया है? द्रव लिया है। घुल्ले द्रव लिया है, यानी दोनों जो है वो दोनों क्या है? दोनों आपका द्रव रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा? उड़नशील घुल्ले। अगर घुल्ले के जगह यहाँ ठोस रहता तो हमारा क्या हो जाता? उड़नशील घुल्ले के लिए राउल्ट का नियम, जो कि इसके बाद वाला में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा हेडिंग है उड़नशील घुल्ले के लिए राउल्ट का नियम। अब यहाँ पर आप देखिए, चूंकि आपको पता है कि घोलक प्लस घुल्ले बराबर क्या होता है? घोल। यहाँ घोलक भी द्रव और घुल्ले भी द्रव, तो घोल कैसा होगा? द्रव। और ये जो है ये भी उड़नशील, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर ऐसे घोल का वेपर प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर ये घोलक और घुल्ले दोनों द्रव अवस्था में है, यानी उड़नशील अवस्था में है। तो यहाँ पर एक चीज़, इसका परिभाषा क्या होगा? तो आप ध्यान रखिए, जैसे किसी घोल में निश्चित ताप पर या एक दिए गए ताप पर, किसी घोल में एक दिए गए ताप पर एक अवयव, घोल का अवयव, चाहे वह घुल्ले हो या घुल्ले हो या घोलक, किसी घोल में एक दिए गए ताप पर एक अवयव का पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब
उस घोल में उस अवयव विशेष के मोल प्रभाज एवं शुद्ध अवस्था में उस अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ये ध्यान दीजिए, कोई घोल है, आपको पता है ये जो आपका घोल है ये कैसा है, ये कैसा घोल है, बाइनरी में, यानी एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। अगर किसी दो घोल में अगर दो अवयव हों, एक घोलक और एक घुल्य, तो बाइनरी। अगर एक घोलक और दो घुल्य तो टर्नरी। ये सब पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो ये जो है आपका घोलक और घुल्य सिर्फ एक एक हों तो बाइनरी। यहाँ पर ऐसे घोल है, अगर मान लीजिए जिस अवयव का निकालना है तो उसका आंशिक दाब जो है उस घोल में उस अवयव विशेष का मोल प्रभाज एवं शुद्ध अवस्था में उस अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे माना कि दो गैस ए और बी हैं, तो इनके पार्शियल प्रेशर, ये देखिए पीए क्या हो जाएगा, पीए है गैस ए का पार्शियल प्रेशर और पीबी क्या है, गैस बी का पार्शियल प्रेशर। अब आइए यहीं पर ले लेते हैं, जैसे एक्स ए मोल प्रभाज क्या है, तो गैस ए का मोल प्रभाज और एक्स बी क्या है, गैस बी का मोल प्रभाज। अब आइए शुद्ध अवस्था में उस अवयव के वाष्प दाब यानी पी नॉट एवं कर दो, पी नॉट ए क्या है, तो शुद्ध अवस्था में गैस ए का वाष्प दाब और पी नॉट बी जो है ये क्या है, शुद्ध अवस्था में गैस बी का वाष्प दाब। यहाँ देखिए शुद्ध अवस्था का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है इस परिभाषा में कि एक अवयव का आंशिक दाब, मान लो ए के लिए हम लेते हैं, बता रहे हैं अभी आपका, जैसे मान लो गैस ए के लिए आंशिक दाब कितना, पार्शियल प्रेशर पी ए, और इसका मोल प्रभाज कितना एक्स ए, और शुद्ध अवस्था में गैस ए का वाष्प दाब कितना है पी नॉट ए। ये देखिए एवं पी बी बराबर एक्स बी गुणा में पी नॉट बी। ध्यान से देखना है यहाँ पर कि ये जो है शुद्ध अवस्था, पहले नंबर ये जान जाओ कि ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। ये क्या है, मोल प्रभाज। ये क्या है, ये जो है ये शुद्ध अवस्था में, यानी जब घोल में नहीं डाला गया है तो शुद्ध अवस्था में गैस ए का वाष्प दाब और शुद्ध अवस्था में गैस बी का वाष्प दाब। अब देखो यहाँ पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार क्या कहता है, कुल दाब P क्या है यहाँ पर, कुल दाब P
P टोटल बराबर PA जोड़ PB। तो यहाँ पर इसको हम P लिखेंगे, कैपिटल P लिखेंगे, तो ये PA के जगह क्या होगा, XA गुणा में P नॉट A, और PB के जगह क्या होगा, PB के जगह XB गुणा में P नॉट B। अब यहाँ पर तुमको पता है चूंकि XA प्लस XB बराबर 1, याद है मोल प्रभाज में पढ़ाए थे हम। मोल प्रभाज क्या है, किसी घोल में कितने भी अवयव हों उन सब अवयवों का मोल प्रभाज का योगफल हमेशा इकाई होता है, ये याद रखना। क्या होता है, इकाई। तो XA बराबर क्या होगा, 1 माइनस XB, या अगर हम XB बराबर लिखें तो 1 माइनस XA। तो ये काम करो, अभी तो जगह है नहीं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब हम आगे। ये जो है जैसे अभी P बराबर PA जोड़ PB, PA के जगह पर क्या रखोगे, XA गुणा में P नॉट A, PB के जगह पर XB गुणा में P नॉट B। अब चूंकि अभी बताए हैं अभी जस्ट कि XA बराबर 1 माइनस XB, अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो 1 माइनस XB, अगर XB को हटा करके लिखोगे तो 1 माइनस XA, किसी एक को हम हटाएंगे। तो यहाँ पर XA को हटा लेते हैं, 1 माइनस XB गुणा में P नॉट A, और ये XB गुणा में P नॉट B। अब देखो इसको गुणा कर दो, P नॉट A और ये हो जाएगा माइनस XB गुणा में P नॉट A, XB गुणा में P नॉट B, ये प्लस में है, इसको इधर ला लीजिए, ले लीजिए। तो ये XB गुणा में P नॉट B माइनस XB गुणा में P नॉट A, और ये हो जाएगा P नॉट A। इसमें कॉमन ले लो XB, तो ये हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा P नॉट B, और यहाँ पर बचेगा P नॉट A, और प्लस में क्या बचेगा, ये P नॉट A, यानी ये कुल दाब जो है यहाँ इतना आ जाएगा। अगर तुम इसको तोड़ना चाहते हो तो इसका भी समाधान है, क्या लिखोगे, यहाँ XB को हटाओगे तो क्या लिखोगे, XB को हटा करके लिखोगे XB बराबर 1 माइनस XA। बात सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये रहा हमारा क्या, ये हमारा कुल दाब रहा। अब देखो अगर मान लो P, अभी तुमने देखा PA बराबर XA गुणा में P नॉट A, यदि XA बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, PA बराबर P नॉट A। अब देखो एवं PB बराबर XB गुणा में P नॉट B, यदि यहाँ पर तुम XB बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, PB बराबर P नॉट B। ये देखिए, तो ये जो रहा हमारा कि अगर हमारा मोल प्रभाज अगर इकाई हो तो क्या हो जाएगा, गैस A का आंशिक दाब गैस A के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के बराबर होता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ, यदि गैस B का मोल प्रभाज इकाई हो 1 हो तो क्या हो जाएगा, PB, यानी B का आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में B के वाष्प दाब के बराबर होगा। ये आप समझ गए होंगे। तो अब हमारा एक छोटा सा और टॉपिक है, जिसे वाष्प दाब में, वाष्प फेज में। अब देखो जैसे घोल के साथ साम्यावस्था में वेपर फेज की रचना दोनों अवयवों, घोलक और घुल्य, दोनों अवयवों के पार्शियल्स प्रेशर्स के द्वारा की जा सकती है।
घोल के साथ साम्यावस्था में वेपर फेज की रचना दोनों अवयवों से मतलब है घोल्य और घोलक पार्शियल प्रेशर्स के द्वारा की जा सकती है। जैसे मान लो, माना कि गैस ए का आंशिक दाब कितना PA, गैस B का आंशिक दाब PB और कुल दाब कितना P टोटल। अब यहां पर यदि वाष्प फेज में गैस A का मोल प्रभाज YA, यहाँ पर जैसे हम अवयव भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि गैसे ले लें। हम यहाँ अवयव, दो अवयव है ना, अवयव A और अवयव B। तो यदि वाष्प अवस्था में, वाष्प फेज में अवयव A का, अवयव घुल्य और घोलक का मोल प्रभाज YA एवं अवयव B का मोल प्रभाज YB हो तो, ठीक है, ये आपका YA बराबर क्या होगा, PA बटा में PA जोड़ PB। PA और PB को क्या लिखोगे, P टोटल एवं YB बराबर PA जोड़ PA बटा में P टोटल। अब यहाँ पर तुम PA बराबर क्या निकाल सकते हो, इसलिए PA बराबर YA गुणा में P टोटल एवं PB बराबर YB गुणा में P टोटल। अगर हम इसको जनरल फॉर्म देना चाहें, जनरल रूप, तब क्या हो जाएगा, ये देखिए PA कितना भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, PI इक्वल टू YI गुणा में P टोटल। ये I जो है, अगर मान लीजिए किसी द्रव में, किसी घोल में 2 या 2 से अधिक 3, 4, 5 हों, तो यहाँ पर PA बराबर इतना, PB बराबर इतना, PC बराबर इतना, PD बराबर, तो जनरल रूप क्या लिख सकते हैं, PI इक्वल टू YI गुणा में P टोटल। ये कब है, ये मोल प्रभाज कब है, अवयव A का और अवयव B का वाष्प फेज में, वेपर फेज में है ये। तो ये रहा आपका पूरा राउल्ट्स लॉ, जिसमें कि आज हमने पढ़ा राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस एंड राउल्ट्स लॉ। इसमें उड़नशील द्रव के लिए हम राउल्ट के नियम हमने पढ़ा। अगले वीडियो लेक्चर में हम, ये तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल और उड़नशील घुल्य के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आप पढ़ते चलिए और पढ़ने के साथ साथ इसका नोट्स बनाते चलिए, तभी फायदा है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।